हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। यहाँ पे हम जो यूरोप के जितने भी समाजशास्त्री हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को बनाया है, ठीक है, बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, उनका एक इंट्रोडक्शन होगा छोटा सा, और उनका मतलब वो कहाँ से आए हैं, क्यों हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। सबसे पहले जो ये समाजशास्त्री जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये जो क्रांति हुई थी ना, उनकी एक संतान है। ठीक है, आपने सुना होगा यूरोप में एक क्रांति हुई थी, यूरोपीय क्रांति। उसके बाद से आप इन सभी समाजशास्त्रियों को देखते हो, जिसका जन्म लगभग 19वीं सदी में पश्चिम के यूरोप में हुआ। ठीक है, और विगत 300 वर्षों के क्रांतिकारी परिवर्तनों ने वहाँ के लोगों के जीवन को निर्णायक रूप से बदल दिया। और वहाँ के जो लोग थे, आपको पता है कि यूरोप में क्रांति हुई थी, तो वहाँ का जो समाज था वो बदल गया था। ठीक है, वो पहले से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में अच्छे हो गए थे और समझदार हो गए थे। तो ऐसा मतलब ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। पर मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले हमारे जो इंडिया में बहुत सारे विद्वान रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा आगे थे। तो ये तो लिखा हुआ है इन लोगों ने, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट से बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे, इस वजह से ये जो लिख गया। पर हमारे समाज में इतना नहीं था उस समय। 3 क्रांतिकारी परिवर्तनों का महत्वपूर्ण हाथ है इनके उदय में। जो समाजशास्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, बताऊंगा, टेंशन मत लो। ज्ञानोदय। ठीक है, ज्ञानोदय मतलब आपका जो एक ज्ञान है वो उदय हो गया। ज्ञान, व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान होता है, जो एक सीखने समझने की इच्छा होती है, शक्ति होती है, वो बढ़ गई। वैज्ञानिक क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति। ये तीनों क्रांति आपको देखने को मिलती है। आप 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। पूरे विश्व में परिवर्तन देखा गया इसकी वजह से। ठीक है, केवल यूरोप में ही नहीं, यूरोप के लोग तो बदल गए, उसके अलावा पूरे विश्व पे इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 समाजशास्त्रों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है कार्ल मार्क्स, दूसरे हैं एमिल दुर्खाइम, और तीसरे हैं मैक्स वेबर। तो ये तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे ये आपको मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्ञानोदय के बारे में कि ये होता क्या है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोच विचार करने की जो एक तरीका था, वो एक नया तरीका लाया गया। ठीक है, जो दृष्टिकोण था, हमारे एक विचार थे कि भाई इस तरीके से हमें समझना है चीज़ों को, उसमें परिवर्तन आया। उसके बाद एकल मानव अब व्यक्ति बन गया। ठीक है, एकल मानव अब व्यक्ति बन गया, यानी कि मानव पहले क्या थे, सार्वजनिक थे, यानी कि घुल मिलना लोगों से, है ना, हम समाज में रहते थे और लोगों के साथ में हम मिलजुल के रहते थे। पर अब बाद में क्या हो गया, एक सिंगल व्यक्ति अपना मतलब एक अलग ज़िंदगी बिताने लगा और मतलब अपनी तरक्की के बारे में सोचने लगा। उससे पहले लोग कहाँ सोचते थे उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, एक ऐसी हस्ती जो एक साथ ज्ञान का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, यानी कि वो व्यक्ति जो है वो ज्ञान को उत्पाद भी कर रहा है, यानी कि लोगों के साथ शेयर भी कर रहा है और ले भी रहा है। ठीक है, यानी कि जो लेने और देने की क्षमता थी ना लोगों के अंदर, वो उत्पन्न हो गई। पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले कि आप देखते हो कि भाई लोग अपने अंदर ही जो है वो थे, और मतलब इतना ज़्यादा ज्ञान को शेयर करना नहीं था लोगों के अंदर, उस तरीके का ज्ञान नहीं। धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में। इस मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र की उपाधि भी दी। उसके अलावा जो इस काबिल नहीं समझे गए, उन्हें मानव का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए थे, इतनी ज़्यादा मतलब उनके अंदर क्षमता नहीं आई थी, शक्ति नहीं आई थी सोचने समझने की, तो वो उन लोगों को कहा गया बर्बर मानव। ठीक है, एक तरीके से गाली समझ लो आप इसको, कि मूर्ख कह सकते हो कि भाई एक व्यक्ति जो है ये मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता। जिसकी वजह से लोग जो है और ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगे। युक्ति संगत को मानव जगत की परिभाषा विशिष्टता का स्थान दिया जा सके, इसके लिए प्राकृतिक धर्म संप्रदाय व देवी देवताओं के महत्व को कम करना अनिवार्य था। और यहाँ पे आपने देखा होगा, इन लोगों के पास एक धर्म है, ईसाई धर्म, है ना। ये क्रिश्चियन वगैरह को मानते हैं। तो क्रिश्चियन भगवान जो है उनको मानते हैं। कृष्ण नहीं, कृष्ण, क्रिश्चियन जो बोलते हैं हम इसको। ईसा मसीह जो है,
तो यहाँ पे इन लोगों का मानना था कि हमें देवी देवता जो है, हमारे जो भगवान है, उनको हमें कम मानना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी छोड़ दो, पर हाँ एक टाइम पर, ठीक है। क्योंकि इन लोगों को अब टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना था, ठीक है। इन सब चीज़ों से ये लोग उब गए थे और आगे आना चाहते थे, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक और चीज़ मिलेगी वहाँ पे, एक प्रोटेस्टवाद आया इनके धर्म के अंदर, कि ईसा मसीह तो थे ये पहले से ही, यानी क्रिश्चियन तो थे, उसके अंदर एक परिवर्तन आया। मतलब कि एक नया मॉडल सामने आया, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टवाद। इसको ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, मैं बता रहूँगा आपको इस नॉलेज के लिए, आप इसको फ्यूचर में पढ़ने वाले हो। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुई थी, ठीक है। इन व्यक्ति और राष्ट्र राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा की। मानव अधिकार के घोषणा पत्र ने सभी नागरिकों की समानता पर बल दिया, जन्मजात विशेष अधिकारों की वैधता पर प्रश्न उठाए। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो क्या क्या परिवर्तन आए। इन लोगों ने माना कि जो भी हम धर्म के आधार पे लोगों को बांटते हैं ना, वो ख़त्म कर दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि राजा का बैठे राजा बनेगा, जिसके पास ज्ञान है वही राजा बनेगा। तो ये जो है एक विचार लोगों के मन में आया कि अब इस तरीके से हम चीज़ों को लेंगे। किसानों की जो अधिकतर सर्फ बंधक या मजदूर जो कहते हैं जिनको, कुलीन वर्ग की जागीरदारों के चुंगल से आज़ाद करवाया गया। यानी कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे या जो जागीरदार थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, उन लोगों ने ये जो छोटे मोटे किसान थे, जो कृषि दास थे, इन लोगों को खरीद लिया था और इन लोगों को फिर वहाँ से चुंगल से छुटाया गया। उदाहरण के तौर पर धर्म तथा परिवार का अधिकांश भाग अब घरेलू या व्यक्तिगत क्षेत्र के अनुकूल माना गया, जबकि शिक्षा को अब सार्वजनिक क्षेत्र लायक माना गया। यानी कि इन लोगों का मानना था कि भाई हम एजुकेशन पे ध्यान देंगे और टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सार्वजनिक होगा, यानी कि सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष धर्म का बच्चा यहाँ पे आके पढ़ेगा, सभी धर्म के बच्चे आगे पढ़ सकते हैं जिनको मन करता है, ठीक है, जिनको पढ़ना चाहिए, जिनका मतलब युवा क्या होते हैं किसी भी देश के लिए स्पेशल होते हैं और शक्ति होती है किसी भी देश की। वो लोग जो है पहले ज़्यादा सार्वजनिक थे परिवार में, अब कम हो गए, ठीक है। अपने में जो है लिखाई पढ़ाई में शुरू मतलब लग गए वो। अब ये जो परिवर्तन दिख रहा है आपको अपने भारत में भी देखने को मिल रहा है, बहुत तेज़ी से जो है लोग अपने जो है एक सिंगल फैमिली में खुश रहते हैं, पहले नहीं था ऐसा। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत क्या थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये सभी जो है तीन एक आप समझ लो कि रूल्स थे या फंडामेंटल्स थे। इनको मान लो आप फ्रांसीसी क्रांति के। इसको इतनी ज़रूरत नहीं है आपको जोड़ देने की, मैं आपको बस बता रहा हूँ। औद्योगिक क्रांति के बारे में बता रखा है कि आधुनिक उद्योगों की नींव औद्योगिक क्रांति के द्वारा रखी गई। यानी कि जितने भी आप आधुनिक हो आज, टेक यानी कि आप मॉडर्न हो, उसके पीछे रीज़न है ये औद्योगिक क्रांति, ठीक है। यानी कि जो मशीनों का उत्पाद हुआ था, नई नई मशीन लगाई गई थी, उससे जो प्रोडक्ट बनाए गए उनको हम यूज़ करते हैं, उससे हम अपने आप को एक मॉडर्न व्यक्ति मानते हैं। उसी की ये देन है औद्योगिक क्रांति की। और इसके दो प्रमुख पहलू थे। पहला जो है विज्ञान और तकनीक का औद्योगिक उत्पादन में व्यवस्थित प्रयोग, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा एक विज्ञान है, हमारी जो साइंस थी इन लोगों की, मतलब यूरोपियन लोगों की, और जो टेक्नोलॉजी थी इनकी, इन लोगों का एक मिश्रण था और इसको प्रयोग किया इन लोगों ने उस क्रांति के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम औद्योगिक क्रांति। दूसरी चीज़ क्या हुई, औद्योगिक क्रांति ने श्रम और बाजार को नए ढंग से व बड़े पैमाने पर संगठित करने के तरीके विकसित किए। यानी कि जो ज़्यादा समृद्ध लोग थे उन लोगों को अच्छे पद दिए गए, और जो कम समृद्ध थे उनको कम पद मतलब छोटे पद दिए गए काम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, एक आपको पद भी मिलते हैं। हम पूंजीवाद की बात करेंगे आगे, वहाँ पे आपको पद देखने को मिलते हैं कि भाई फलाने फलाने पद पे ये व्यक्ति है और इसकी वजह से ये मतलब कि इसके पीछे रीज़न है कि इसकी एजुकेशन अच्छी है ना। तो ये क्या है, और इसके मतलब हाथ में कला है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें होती है एक व्यक्ति के अंदर अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो तरक्की कर पाए, सक्सेस ले पाए। तो ये सभी के जो एक विचार थे ना, वो औद्योगिक क्रांति से ही आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही ऊर्जा के नए स्रोत, जैसे कि भाप वाला इंजन आपने देखने को मिलेगा सबसे पहले, अब इंडिया में भी उतारा गया था वो। ये सभी औद्योगिक क्रांति की देन थी। उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुए।
ठीक है। शहरी इलाकों में बसे हुए उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों की मांग को उन विस्थापित लोगों ने पूरा किया जो ग्रामीण इलाकों को छोड़ काम की तलाश में शहर आकर बस गए थे। ठीक है, तो यानी कि अब मशीन तो लगा दी इन लोगों ने, इनको चाहिए थे मजदूर, काम करने वाले जो श्रमिक हैं, एम्प्लॉयज़ थे, वो चाहिए थे इन लोगों को। तो इन लोगों ने गांव से उनको बुलाया शहरों में और उनको काम दिया। ठीक है, और रहने के लिए घर भी दिए, एक सुविधाएं भी दी, ताकि जो लोग हैं वो आए, आकर्षित हो पहले तो, उसके बाद उनको जो है हम टारगेट करेंगे, उनसे हम काम कराएंगे बहुत ज़्यादा। अब आपने देख लिया होगा, ये देखो, ये कार्ल मार्क्स है। इनका जन्म 1818 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 में हो गई थी। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा जो है शॉर्ट में लिखा हुआ है चीज़ें। हाँ, कार्ल मार्क्स तो ये जर्मनी के निवासी थे, आपने पढ़ी लिया होगा वहाँ पे भी। उसके बाद उनको जर्मनी से धक्के मार के निकाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद वो ब्रिटेन में जाके रहने लगे। यहाँ तक आपको इतना याद रखना है। उसके बाद एक विचार जो है इनका वो ये है कि पूंजीवाद का ये विरोध करते थे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवादी व्यक्ति बेसिकली वो होते हैं जो कि पैसे वाले होते हैं, पूंजीपति, जो मालिक होते हैं किसी भी उद्योग के, यानी किसी भी फैक्ट्री के जो मालिक होंगे, उसको हम पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिनके पास से खुद का पूरा सेटअप होता है, फिर वो क्या करता है, व्यक्ति लोगों को बुला के काम देता है और उनसे ज़बरदस्ती कम पैसे दे के ज़्यादा काम कराने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं पूंजीवाद। ठीक है, और ये पूंजीवाद के आलोचना करते थे, यानी कि उनकी नेगेटिव चीज़ें बताते थे कि ये पूंजीवाद कितनी बेकार चीज़ें हैं। ठीक है, मार्क्स का ये कहना था कि समाज ने विभिन्न चरणों में उन्नति की है। यानी कि पहला चरण क्या था, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो समाज है वो अलग अलग स्टेज में उन्नति कर रहा है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि आदिम साम्यवादी समाज है, दूसरा दास प्रथा वाला समाज है, उसको कहते हैं दासता, सामंतवादी व्यवस्था थी, उसके बाद एक पूंजीवादी व्यवस्था थी जो सबसे लास्ट में आई थी, राइट, जो अभी चल रही है वर्तमान में, उसको हम पूंजीवादी व्यवस्था कह रहे हैं। साम्यवादी यानी कि जो हमारे इंसानियत की जहाँ से शुरुआत हुई है, यानी कि होमोसिपियंस जो आप पढ़ते हो हिस्ट्री में, वहाँ से ये शुरुआत हुई है। ठीक है, समाज का स्टेज बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आया दास प्रथा, उसके बाद आई सामंतवादी व्यवस्था जिसमें कि आपको नगर देखने को मिलते थे। ठीक है, वहाँ पे फिर बाद में आया पूंजीवाद, जो भी आपको देखने को मिलता है। पूंजीवाद तो आपके सामने ही है। सबसे पहला यहाँ पे कह रहे हैं कि पूंजीवाद समाज में अलगाव की स्थिति और शक्ति का स्थानांतरण कई स्तरों पर काम करता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि पहला बता रहे हैं कि आधुनिक पूंजीवाद समाज में मनुष्य प्रकृति से अपने आप को काफ़ी अलग थलग पाता है ना। अभी के समाज में आप देखते हो कि जो मनुष्य है अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सोचता है कि भाई मैं तो बिना नेचर के रह लूँगा, पर ऐसा सही नहीं है। ठीक है, अपने आप को नेचर से अलग नहीं मानना चाहिए हम लोगों को, हम नेचर से ही बने हैं, है ना। हमें हवा चाहिए, हमें पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, वो सभी हमें नेचर से ही मिलता है, याद रखना चाहिए हमको लोगों को। दूसरी चीज़, व्यक्ति में अलगाव की स्थिति पैदा हुई। ठीक है, अलगाव मतलब अलग सी, पूंजीवाद व्यवस्था आई तो व्यक्ति के अंदर एक अलगाव की स्थिति पैदा होने लगी। यानी कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है व्यक्ति, जो श्रमिक है, एक प्रोडक्ट को बनाता है, तो उस पर उसका अधिकार नहीं है। उसको ये कह रहे हैं कि अलगाव की स्थिति पैदा होने लगी। तीसरी बात कह रहे हैं, कामकाजी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह खुद अपनी मेहनत के फल से वंचित है, क्योंकि जो भी वो काम करता है उसको उतना मिलता नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था में ये एक बहुत ज़्यादा कमियां हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा, इसके अलावा मजदूरों का कार्य प्रणाली पर कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे कि इसमें कुछ दिया हुआ, पहला, प्रशिक्षित दस्तकार का अपने चरम पर पूरा नियंत्रण होता था, क्योंकि इसमें पूंजीवादी व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा जो मालिक होता है वो पूरा, जो कंपनी होती है उसको चलाता है, पूरा नियंत्रण जो कंट्रोल होता है उसके पास होता है, एक पूरे व्यक्ति के पास। ठीक है, अकेले व्यक्ति के पास। आज कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दिनचर्या का जो निर्धारण करता है वो व्यक्ति करता है, जो उनको पैसे देता है, यानी कि जो मालिक है। जहाँ वे आज़ाद तो है परंतु अलग थलग है। इससे मतलब क्या है इनका, यानी कि सभी लोग काम तो करते हैं, सॉरी, सभी लोग काम तो कर रहे हैं एक ही फैक्ट्री के अंदर, लेकिन सबके काम अलग अलग है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जूता बनाने वाला, श्रम विभाजन के अंदर, तो वही यहाँ पे एक जो चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट होती है।
ठीक है। और ये जो व्यवस्था है ये शोषण की है, अत्याचार करता है, ठीक है, ये इसी चीज़ पे आधारित है। परंतु फिर भी मार्क्स का यह मानना था कि पूंजीवाद मानव इतिहास में एक आवश्यक और प्रगतिशील चरण रहा, क्योंकि इसने ऐसा वातावरण तैयार किया जो भविष्य में समान अधिकारों की वकालत करने, शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है एक इसकी पॉजिटिव बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो ज़रूरी भी है, ताकि लोगों के अंदर जो जाति प्रथा है, जो असमानताएं हैं, वो ख़त्म हो जाए किसी भी तरीके से, है ना। तो उस लिहाज से ये सही चीज़ें हैं, क्योंकि पूंजीवाद जब हमारे यहाँ पे आया और जब हमने औद्योगिकरण को अपनाया, तो क्या हुआ कि जो असमानताएं थी वो धीरे करके कम होने लगी। पूंजीवादी समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया गया, जो इसके शोषण के शिकार हैं। सर्वहारा वर्ग के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, आपने देख लिया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वहारा वर्ग, ये रहे, ठीक है। ये सर्वहारा वर्ग है। सर्वहारा वर्ग आपको पता होगा, तो एक तरीके से जो मजदूर होते हैं उनको सर्वहारा वर्ग कहते हैं, है ना। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूरी करके पैसा कमाता है उसको। और ये कह रहे हैं कि जो परिवर्तन जो सबसे पहले लाएगा वो यही वर्ग लाएगा, ठीक है। अभी जो पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है ना, ये दोबारा चलने के बाद एक बार दोबारा समाप्त हो जाएगी। फिर दोबारा से हम साम्यवादी समाज में जाएंगे, आदिम जो समाज था हमारा वहाँ पे जाएंगे, फिर दोबारा से जो चीज़ें हैं दोबारा शुरुआत होंगी। तो ये कह रहे हैं कि एक चक्कर है, चलता रहेगा हमेशा पूरी ज़िंदगी भर, जब तक इंसानियत रहेगी। तो ये जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला। वो बता रहे वर्ग संघर्ष के बारे में। मार्क्स के लिए व्यक्ति को, मार्क्स के बारे में बता रहा हूँ अभी मैं आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल ही जाएगा कि मार्क्स मार्क्स मार्क्स, ठीक है। तो वो आप समझ जाना कि भाई मार्क्स के बारे में बात चल रही है अभी, राइट। यहाँ पे देखो मार्क्स लिखा हुआ है। मार्क्स मार्क्स के लिए व्यक्ति को सामाजिक समूह में विभाजित करने का मुख्य तरीका धर्म, भाषा, राष्ट्रीय और समान पहचान के बजाय उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में था। तो उनका मानना है कि अगर हमें वर्गों को संघर्ष, मतलब वर्गों के बारे में पता करना है, अगर हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है, विभाजित करना है उन लोगों को, तो हमें उनके धर्म, भाषा, राष्ट्रीय और जो वो उनकी जो पहचान है, जो वो काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उनको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। ये तो रहे कार्ल मार्क्स के, सॉरी कार्ल मार्क्स ही है ना, हाँ मार्क्स के, कार्ल मार्क्स के विचार। उसके बाद हम बात करेंगे एमिल दुर्कहाइम के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो 1858 में हुआ है, यानी कि ये बाद में है, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बाद में इनका जन्म हुआ है, बहुत बाद। ये दुर्कहाइम की सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे, दुर्कहाइम के बारे में बात करने वाले हैं हम अभी। तो दुर्कहाइम क्या कह रहे हैं, दुर्कहाइम कह रहे हैं आत्महत्या के बारे में और सामाजिक तत्वों के बारे में बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं हम इनके बारे में, बाकी वो भी जो है इन्हीं के बारे में ही है। दुर्कहाइम की दृष्टि में समाजशास्त्र में एक नवीन वैज्ञानिक संकाय के रूप में दो मुख्य विशेषताएं हैं, है ना। वो कह रहे हैं समाजशास्त्र के बारे में बता रहे हैं कि समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र में एक नवीन वैज्ञानिक संकाय के रूप में दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कौन सी है, पहली विशेषता है समाज शास्त्र की विषय वस्तु, ठीक है, यानी कि जो इसकी सब्जेक्टिविटी है वो उसके बारे में बता रहे हैं। सामाजिक तत्वों का अध्ययन दूसरे समाजों की तुलना में भिन्न होता है ना। ये कह रहे हैं कि जो समाज है वो सभी समाज एक दूसरे से भिन्न होते हैं, हमें उनको उसी तरीके से स्टडी करना चाहिए, समाज यानी कि सोसाइटी, ठीक है। दूसरा है हमारा, कहाँ गया दूसरा, उसके अलावा समाजशास्त्र अपने आप से अन्य रूप से संबंधित था, जिसे उन्होंने उद्गामी स्तर अर्थात जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर कहा, जहां सामाजिक परिघटनाओं का उद्भव हो सकता है। ये परिघटनाएं उदाहरण संस्थाएं जैसे धर्म, परिवार, सामाजिक मूल्य जैसे दोस्ती और देशभक्ति इत्यादि से है। बाकी आपको मेन जो फोकस करना है वो यहाँ पे करना है कि सामाजिक तथ्य क्या होते हैं। सामाजिक तथ्य बेसिकली वो होते हैं, सोशल फैक्ट कहते हैं इनको इंग्लिश में हम पहले तो। इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, सोशल फैक्ट के अंदर बता रहे हैं दुर्कहाइम की, जो भी हम काम करते हैं अपनी लाइफ में वो एक समाज के दबाव में आके करते हैं। आप स्टडी कर रहे हो, आप करियर के टेंशन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, ताकि आप, क्योंकि आपका समाज आपसे कुछ उम्मीद लगा के बैठा है, या फिर आप पर दबाव डाल रहा है उस चीज़ के बारे में कि नहीं आपको वो करना ही पड़ेगा, है ना। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कैसे भी मान लो, तो आपके अंदर एक दबाव रहता है
कि भाई अगर मैं सक्सेस हो गया तो मैं लोगों को जवाब दे पाऊँगा। आज अगर मैं आप दे नहीं पा रहा हूँ किसी भी कारण से, तो फ्यूचर में मैं अगर सक्सेस हो जाऊँ, मैं कहीं पे अच्छी जॉब लग जाए मेरी, तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो ये सामाजिक तथ्य क्या है, उसी के बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति है वो समाज के दबाव में रहता है, ऐसा दुर्कहेम का मानना है। अतः सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं, वह व्यक्तियों के लिए बाह्य होते हैं परंतु उनके आचरण को बाधित करते हैं। कानून, शिक्षा, धर्म जैसी संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती है। सामाजिक तथ्य सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं जिनका उद्भव व्यक्तियों के गठन से होता है। अब यहाँ पे स्कूल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो स्कूल में टीचर से आप दबाव में रहते हो कि सर अगर मैं मतलब नंबर कम आएंगे तो मेरे टीचर जो है मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक दबाव रहता है व्यक्ति के अंदर। ये किसको कहते हैं? सामाजिक तथ्य। और यह बता रहे हैं कि समाज में श्रम विभाजन कैसे होता है। ठीक है, तो अपनी पुस्तक लिखी थी उन्होंने एक, उस पुस्तक का नाम है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। उस पुस्तक का नाम बता रहे हैं ये है डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो ये क्या है, एक पुस्तक है। अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? दुर्कheim ने समाज के अदीम से आधुनिक तक के उद्विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की अपनी विधि को स्पष्ट किया है। यानी कि एक फॉर्मूला बताया है इन्होंने अदीम समाज से। अदीम समाज मैंने बताया अभी आपको कि जब हमने एक इंसानी रूप धारण किया था, जब हम होमोसिपियंस थे, उसके बाद से अब तक का जो एक प्रोसेस है ना, उसके बारे में ये बताने की कोशिश करते हैं हमको। उन्होंने समाज का वर्गीकरण किया है, बोला है कि प्रकृति के आधार पर क्या है जो उस समाज में विद्यमान थी। उन्होंने तर्क दिया है कि जहां आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का अधिकार स्वाभाविक एकता पर आधारित है। ठीक है, यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह काम जनसंख्या वाले समाजों में पाया जाता है। यांत्रिक एकता एक तरीके से एक व्यक्ति के अंदर समरूपता होती है, यानी कि जैसे कि एक जैसे व्यक्ति है, उनका धर्म एक जैसा है, उनके सोचने का तरीका एक जैसा है। आप अब आदिम समाज के बारे में सोचते हो तो आपको समझ में आता है कि जो लोग थे वो एक जैसे थे, उनका आचरण, व्यवहार करने का तरीका, उनकी जो बोली थी, वो बोल के तो बात करते नहीं थे, उनके पास कोई एक स्पेसिफिक भाषा नहीं थी, वो अपने शरीर के द्वारा बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके बात किया करते थे। उसको कह रहे हैं कि यांत्रिक एकता के रूप में ये देख रहे हैं कि जो आदिम समाज था, जो हमारे होमोसिपियंस थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो एक यांत्रिक एकता के थे। मतलब कि एक ऐसे ही दिखते थे जैसे कि एक ही मशीन ने बनाए वो। ठीक है, उनका व्यवहार करने का तरीका, उनके अंदर कोई भी असमानता नहीं थी, कोई भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं था। पर अभी आपको देखने को मिलता है अभी वर्तमान में कि लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, जेलेसी फील करते हैं दूसरे को देख के, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो। उसके अलावा दूसरे शब्दों में यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं ताकि सामाजिक मान्यताओं से विचलन रोका जा सके। ठीक है, ये तो ठीक है। आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता स्वायवी एकता है, ये सदस्यों की विषमताओं पर आधारित है, यह वृहद जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। तो एक और चीज़ देखने को मिल गई आपको। एक तो हमने बात की आदिम समाज यानी कि पुराना समाज, अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक समाज के बारे में, यानी कि नया मॉडर्न ज़माना। इसमें दुर्कheim कह रहे हैं कि ऐसा समाज है जो कि बहुत सारे जनसंख्या वाले लोगों के बीच में रहता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत सारी मतलब भिन्नताएं देखने को मिलती है ना। लोगों के अंदर उनकी सोच विचार अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी होता है। यहाँ पे आपको जनसंख्या कम देखने को मिलती है तो लोग जो है, एक ही ग्रुप के लोग हैं, वो आपस में उनके सोच विचार, रहन सहन सब कुछ एक जैसा है, धर्म भी एक जैसा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे जैसे कि शादी में हम जाते हैं या फिर हम देख लो कि किसी कॉन्सर्ट हो रहा है कोई कहीं पे, ठीक है, किसी जगह पे, तो वहाँ पे हर सभी समाज के लोग एक साथ रहेंगे, तो उसको कह रहे हैं आधुनिक समाज। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा गला पक गया है बोलते बोलते। उसके अलावा आधुनिक समाज में एक विशेषता के बारे में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आधुनिक समाज जो है उसमें एक विशेषता ये होती है कि वो गैर जात जो लोग होते हैं उनसे समूह बना लेते हैं, यानी कि दोस्ती कर लेते हैं, संगठन बना लेते हैं। जबकि हम अगर पिछली मतलब पारंपरिक रूप से देखें तो वहाँ पे ऐसा नहीं था। आप अपने समूह के लोगों के साथ ही रहते थे
और उन्हीं के साथ आपकी दोस्ती होती थी और वहीं पे आपका सब कुछ मतलब लेन देन जो भी है होता था। शादी भी जो है मोस्टली समूह के अंदर ही की जाती थी, बाहर नहीं करते थे। पर अब जो है मॉडर्न ज़माने में सब कुछ होता है। एक किसी और जात का व्यक्ति किसी और जात की महिला के साथ शादी कर लेता है आज के ज़माने में। बाकी और चलते हैं, ये हमारे आगे मैक्स वेबर, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो आप, इनकी जो है शक्ल देख लो। इनका जो जन्म है वो 1864 में हुआ है, ठीक है, और मृत्यु 1920 में हो गई थी, यानी कि लगभग अभी स्वतंत्रता से पहले। मैक्स वेबर और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। तो यहाँ पे जो वेबर है वो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के बारे में बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब कभी भी हम किसी समाज के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें जो भी हमारे पूर्वा अनुमान होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, उनको हमें अलग कर देना चाहिए। उसके बाद जो हमारे सामने घट रहा है, जो घटना हो रही है, उसको एज इट इज़ एक्सप्लेन करना चाहिए। जो भी हम स्टडी कर रहे हैं जिस भी टॉपिक के बारे में, जिस फॉर एग्जांपल आप कहीं पे गए हो और आपने एक दृश्य देखा आपके सामने कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और आप जाके अपने दोस्त को बता रहे हो, उसमें मिर्च मसाले लगा के, है ना, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड करके बता रहे हो, तो वो क्या है, वो आपका एक्सपीरियंस उसमें ऐड हो गया है और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो गलत चीज़ें हैं। ठीक है, उनका मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमें हमारे सामने जो हुआ है वो हमें एज इट इज़ एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, उसको एक व्याख्यात्मक समाजशास्त्र कह रहे हैं और एक वस्तुनिष्ठा भी कह रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठा अगर आ जाए तो घबराना नहीं है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, जो मैंने बताया अभी आपको, यानी कि जो भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं वो आपके सामने नहीं आना चाहिए। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, जो आपने देखा है, उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके अलावा आदर्श प्रारूप की बात की है मैक्स वेबर ने। आदर्श प्रारूप यानी कि आइडियल टाइप कहते हैं इसको। फॉर एग्जांपल आपने कि कोई हीरो है आपका, कोई भी मतलब फेवरेट एक्ट्रेस है, एक्टर है, उसको आप देखते हो और आप उसकी जो भी वो करते हैं उसको आप एक आइडियल के रूप में लेते हो कि ये मेरे पूजनीय है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आइडियल टाइप। यानी कि कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, उसके किसी भी एक काम को आपने एक आइडियल के रूप में ले लिया कि भाई ये जो है ह्यूमन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि गरीबों की मदद करता है, ये वाला हीरो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए यानी कि क्योंकि ये गरीबों की हेल्प करता है, उनकी फाउंडेशन वगैरह में हेल्प करता है, पैसे वगैरह देता है, तो ये बहुत अच्छा है, यानी कि अच्छे अच्छे काम करता है। तो ये क्या है, एक आइडियल टाइप हो गया, इसको कह रहे हैं। उसके अलावा मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप का प्रयोग 3 विभिन्न प्रकार की सत्ता को परिभाषित करने के लिए किया है। वह है परंपरागत, पारंपरिक, करिश्माई और तर्कसंगत। ये तीनों के बारे में यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये रे यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा इसके बारे में। तो पारंपरिक सत्ता यानी कि जैसे कि हम देखते हैं ना, राजा महाराजा जो थे वो अपने बच्चों को सिंहासन पे बैठाया करते थे और मतलब वो राजा होता था। उसके बाद करिश्माई सत्ता में फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक शक्ति है, कोई है ना, कोई भी आप तांत्रिक हो, तो आपके पास एक हाथ की शक्ति है, तो आप लोगों को जो है उससे आकर्षित करते हो, लोग आपको आपके पास आके आपको पैसे देते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे ये जो पंडित वगैरह होते हैं, ये जो ढोंगी बाबा होते हैं, ये होते हैं, उसको करिश्मा शक्ति कहते हैं। तर्कसंगत में, उसके अलावा तर्कसंगत में क्या होता है कि जो IPS IAS जो होते हैं, ये स्टडी करके उस पद तक पहुँचे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं तर्कसंगत। उसके अलावा यहाँ पे आता है एक नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं नौकरशाही। नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नौकरशाही जो है, नौकरशाही संगठन का वह साधन था जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था। इसका अर्थ यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार स्पष्ट नियमों से संचालित होते हैं। इसमें क्या होता है, नौकरशाही में, नौकरशाही आपको पता होगा, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो नौकरशाही में आती है ना, जो गवर्नेंस है हमारी, तो उसको कह रहे हैं कि जो भी काम होते हैं उसके अंदर एक रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स पे होते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी कर दिया, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है। उसकी कुछ विशेषताएँ बताई है मैक्स वेबर ने। वो कह रहे हैं कि अधिकारों के प्रकार, यानी कि जो अधिकारी होते हैं, जो उसमें जो काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उनके कार्य होते हैं, है ना, नौकरशाही के अंदर। उसके अलावा
पदों का सोपानी होता है, यानी कि उसके अंदर पद देखने को मिलेंगे आपको कि भाई डीसी है, एसपी है, आईएएस आईपीएस है, ये सारे पद आपको देखने को मिलते हैं। लिखित दस्तावेज होते हैं वहाँ पे, जो भी काम होता है वो डॉक्यूमेंट्स पे होता है ना। कार्यालयों का प्रबंधन होता है, यानी कि मैनेजमेंट होता है, जो भी काम होने वाले हैं उसके बारे में पहले से ही डिस्कशन होता है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। कार्यकाली आचरण होते हैं, यानी कि सबके काम करने के अलग अलग मतलब एक अलग अलग काम दिए जाते हैं सबको, वो करते हैं। तो ये सभी क्या है नौकरशाही के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑफिस होता है, उसके अंदर आपको ऑफिस देखने को मिलेगा कि ऑफर्स जो ऑफिस होते हैं नौकरशाही के अंदर, वो सब जो लोग होते हैं वो ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं। उसके अंदर आपको मतलब लोग देखने को मिलते हैं हम सभी तरीके के, उसमें एक साथ बैठ के काम करते हैं। लेकिन बेसिकली उसमें धर्म अलग अलग हो सकते हैं, उनकी सोच अलग होती है, पर सभी एक साथ बैठ के काम करते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ शब्दावलियाँ मिलेंगी, शब्दावली तो यहाँ पे है नहीं यार, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन आंसर कर लेना। बाकी जो भी शब्दावलियाँ हैं मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।